हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हाउ आर यू ऑल? नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड सेशन ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज फिर हम 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ आए हैं विद लॉजिक, ताकि चीजें याद नहीं माइंड के अंदर छप जाए। तो उसी प्रोसेस को फिर से आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझने का तरीका। तो जैसा मैंने बताया था कि हम 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, तो आज हम 51 to 75 तक अगले इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये जो 100 है इन्हीं में से एग्जाम में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये 100 एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस PYQ हैं, कोई भी मैंने अपने मन से नहीं बनाया, सारे के सारे क्वेश्चंस PYQ हैं। अब दूसरी बात, 100 क्वेश्चंस करके हमें ये आइडिया हो जाएगा, और वैसे तो हो ही चुका होगा, कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने का तरीका क्या है, मेमोराइज करने का जो ट्रिक है वो है क्या। तो ये 100 क्वेश्चन से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आगे जब भी आप इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करेंगे, तो आपके 1000, 1500, 2000 जितने भी याद करने हैं, तो तरीका यही इस्तेमाल करना, ठीक है। बाकी तो क्लासेस आगे चलती रहेंगी, तो आपके सामने और इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे। फिलहाल मैं अभी 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, पहला इडियम हमारी आंखों के सामने है। पहला इडियम हमारी आंखों के सामने क्या है? व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। इट इज नॉट रोमांस, इट इज नॉट रोमांस। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मेरे से आके कहा था कि भाई व्हेन इन रोम, जब तुम रोम में जाओ तो डू एज द रोमांस डू, ऐसे रोमांस करो जैसे रोमांस करते हैं। मैंने कहा भाई, इट इज नॉट रोमांस, इट इज रोमन्स। रोम में रहने वाले लोग। रोमांस की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है ROMANCE। रोमांस की स्पेलिंग ये है, स्क्रीन CE होगा, यहाँ रोमन्स है तो यहाँ में MANS है, ठीक है। तो ये रोमांस नहीं, इट इज रोमन्स। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। रोम के रहने वाले लोगों को रोमन्स कहते हैं, है ना। जैसे चाइना में रहने वाले लोगों को चाइनीज कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन कहते हैं, जापान में रहने वाले लोगों को जापानीज कहते हैं। इसी प्रकार से रोम में रहने वाले लोगों को रोमन्स कहते हैं व्हेन इन रोम। जब तुम रोम के अंदर जाओ तो डू एज द रोमन्स डू, तो सिर्फ वैसा ही व्यवहार करो जैसा रोमन्स लोग व्यवहार करते हैं। नाउ सी कि क्योंकि जितनी भी कहावतें हैं अभी ये 10, 20, 15 साल पुरानी नहीं है, सारी की सारी कहावतें 200, 300, 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी है, इवन उससे भी ज्यादा पुरानी है। तो उस समय में जो रोमन्स थे, उन रोमन्स लोगों की कुछ धार्मिक प्रथाएं थी। उनके खाने का, उठने का, बैठने का, आने का, जाने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो जब वो किसी से मिलते थे तो ऐसे सर ग्रीट करके मिलते थे, ऐसे करके ग्रीट करके मिलते थे। तो उनके मतलब हर प्रकार का तरीका अलग था। तो जो और विदेशी लोग हैं तो ये कहते हैं कि आप जब रोम के अंदर जाओ ना, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना जैसे रोमन्स लोग करते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं रोम के लोग जैसे जैसे क्या कहते हैं अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, तो आप वहां जा रहे हैं तो उनके ट्रेडिशंस को फॉलो कीजिएगा। अब ये पूरे विश्व में बात प्रसिद्ध थी, तो वहीं से ये कहावत निकल के आ गई, आप जिस देश में जाएं वैसा ही भेष बनाएं। मीन्स आप जिस देश में जाएं वहीं के नियम कानूनों को का आप पालन करें, वहीं के नियम कानूनों का पालन करें। तो जैसे अब रोमन्स लोग हैं, अब जो रोमन्स लोग हैं वो किससे कैसे व्यवहार करते हैं, कहीं आप गए हो रोम में तो उनकी तरह कपड़े पहनो। तो अब जैसे आपने रोम के लोगों की तरह कपड़े नहीं पहने, तो वैसा ही आप व्यवहार रखो जैसे रोम के लोग रखते हैं, वैसे ही खाना खाओ जैसे रोम के लोग खाना खाते हैं। लेकिन ये बात अब सिर्फ रोम तक नहीं, अब ये बात अब घर घर तक है, कि सिर्फ रोम नहीं, आप दुनिया के किसी भी देश में जाओ, आप दुनिया के किसी भी देश में जाओ, देश जैसा देश वैसा भेष। अब ये बात हमारे तुम्हारे तो पर भी अप्लाई हो जाती है कि भाई हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई मेरे घर पर आता है तो ऑब्वियस मेरा जैसा व्यवहार है, तो उनको भी मेरे व्यवहार के अकॉर्डिंग, मेरे घर के परिवार के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, और मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वहीं से कहावत आ गई है कि भाई अडॉप्ट, अपने आप को ढाल लो। एडॉप्ट नहीं है, इट इज नॉट एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है किसी को अपना लेना, गोद लेना। इसका मतलब होता है अपना लेना, किसी अपना लेना। इट इज एडॉप्ट, इसके अंदर ओ है, इट इज एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है अपने आप को चेंज कर लेना, बदल लेना, ढाल लेना, सामंजस्य बिठा लेना। तो अपने आप को अडॉप्ट मतलब ढाल लो, ढाल लेना।
अपने आप को ढाल लो टू लोकल कस्टम्स, कि आप कहीं पर भी जा रहे हो वहां के लोकल कस्टम्स, वहां के जो लोकल कस्टम्स जो होते हैं, वो ट्रेडिशन, जो वहां की परंपराएं हैं, उनको अपना लो, उनको अपना लो। तो आंसर बी जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल भी देख लो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है। When I moved to Japan, जब मैं जापान गया था, I learned to bow, तो मैंने सीखा झुकना, while greeting people, लोगों को ग्रीट करते समय मैंने झुकना सीखा, कि वो भी झुककर सबको ग्रीट करते थे, तो मैंने भी सीखा। तो वही कहता है कि भाई when in Rome, कि जब आप रोम में हो तो डू एज द रोमन्स डू, वैसे ही करो जैसे रोमन्स लोग करते हैं, मतलब जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश है वहां के ट्रेडिशंस को फॉलो करो। ये जिस देश में जाए वहां के ट्रेडिशंस को फॉलो करो। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं, फूल्स एराउंड। हर एक इडियम फ्रेज की वोकैबुलरी अच्छे से याद हो बेटा। किसी भी इडियम फ्रेज को कर रहे हो तो उसकी वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से याद कीजिए। उसकी वोकैबुलरी को आप अच्छे से याद करेंगे तो कई बार तो आपको इडियम के अंदर इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो बातें क्लियर हो जाएंगी। अब जो एरांड होता है ना, ये जो होता है एरांड, ये होता है पेटी वर्क, छोटी मोटी जॉब। इट इज जस्ट ए पेटी वर्क। ये छोटी मोटी जॉब होते हैं, छोटे मोटे काम। एरांड जो होते हैं छोटे मोटे काम जो होते हैं, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे एरांड, छोटे मोटे काम है। लेकिन अब बेवकूफों वाला काम, एरांड का मतलब है छोटा मोटा काम, और फूल्स एरांड मतलब बेवकूफों वाला काम, वो काम जो कोई बेवकूफ करते हैं। मीन्स पुराने समय में ऐसा होता था, जो मतलब जो राजा महाराजा या मंत्री वगैरह होते थे, तो कुछ बेवकूफ लोगों को कुछ ऐसे काम देते थे कि जो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो हो नहीं सकते थे, डिफिकल्ट थे, और वो करने भी चले जाते थे। जैसे किसी से कह दिया, ओए ले ये छलनी ले और नल के ऊपर बैठ, छलनी के अंदर पानी भर। तो छलनी में पानी भरने से तो रहा, छलनी में पानी भरने से तो रहा। अब वो कोशिश भी कर रहे हैं कि छलनी में पानी भर जा, रहा क्या कह रहे हैं कि भाई देखो इसमें तो पानी भी नहीं भरा। तो कई बार वो हंसी मजाक के लिए कर लेते थे, परेशान करने के लिए कर लेते थे कि अरे इतनी देर से नौकर बैठा हुआ है, अब इसको, ये हमारा गुलाम है, ये काम नहीं कर रहा है, तो भाई तो ये हमारा गुलाम किस चीज का। तो फिर बेवजह का काम दे देना, थोड़ी तफरी, थोड़ी मस्ती के लिए कोई काम दे देना। तो ऐसा जो काम होता है, ऐसा काम जो तफरी या मस्ती के लिए किया जाता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट है नहीं, तो ऐसे एक्शन को हम फूल्स एरंड कहते हैं, व्यर्थ की मेहनत कर। ये अब ये तो पुराने समय में था, लेकिन आज के समय में ऐसा है कि जो भी काम आप ऐसा कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट है नहीं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसका रिजल्ट नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, फूल्स एरंड। जैसे अब बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, अब एक आज डाली तो उसके बाद वो डाल रहे हैं 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद डालकर फिर वो डाल रहे हैं 20 दिन बाद, और फिर वो ऐसे कहते हैं कि भाई हम तो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो कमाई हो जाएगी। नहीं भाई, आपको तो रोजाना डालना पड़ेगा, हफ्ते में 2 या 3 बार तो कम से कम डलेगा, और वो एक सीक्वेंस में डलेगा, उसमें लगे रहना होता है। तो फिर आप कोई ऐसा काम करें जिसका रिजल्ट नहीं आया, तो वो फूल से डांट है, कि वो ऐसा काम है जो आप बेवकूफी वाला काम, जो आप जो कर रहे हो उसकी मेहनत का रिजल्ट नहीं है, व्यर्थ का काम है, वो बेवकूफी वाला काम हो गया। तो ये जाएगा ए यूजलेस अंडरटेकिंग, कोई भी ऐसा काम जो यूजलेस है। कि जैसे अब ये पानी भर रहा है, इसके अंदर छेद है, कि वो पक्षियों से कह रहा है इसके अंदर आके बैठ जाए। वो क्या कर रहा है कि रोशनी को टोकरी में डाल रहा है, वो चांद की रोशनी को टोकरी में डाल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, बेकार में परेशान हो रहा है। तो किसी, अब क्या था, किसी राजा ने किसी को काम दे दिया, वो काम बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, लेकिन उससे कोई काम हो नहीं रहा, और आके थक हार के बैठ गया। अब टोकरी में कौन सा पानी भरेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। फुल से रन, बेवकूफ वाला काम, ऐसा काम जो व्यर्थ का काम। डन। नेक्स्ट, पुल ए लॉन्ग फेस, मतलब अब हम जनरली कहते हैं कि भाई कहते हैं कि ये मुंह लटकाना, भाई मुंह लटका के क्यों बैठा है। तो मुंह लटकाने का मतलब ऐसे नहीं जैसे हमने कपड़े एक खूंटी पे टांग दिए, भाई कपड़े खूंटी पे लटका दो, रस्सी पे लटका दिए कपड़े ने। तो ये लटकाना, जो चेहरा लटकाना, जो चेहरा लटकता है तो करो, तो ऐसे हो जाए चेहरा लटक। तो अगर चेहरा लटक रहा है, चेहरा लटक रहा है, तो चेहरा लटकता है, तो इसका मतलब है बंदा उदास है। मुंह लटक रहा है तो उसका तो मुंह क्यों लटका के बैठा है भाई, ये तूने मुंह क्यों लटका रखा है। तो इसका मतलब ये हिंदी की कहावत है मुंह लटकाना, तो इंग्लिश में कहते हैं पुल ए लॉन्ग फेस, मुंह लटका के बैठना, मतलब उदास होके बैठना। तो लुक डिसअपॉइंटेड, उदास होके बैठना, सो सिंपल है ना।
ही पुल्ड ए लॉन्ग फेस, वो मतलब उदास हो गया, अपना चेहरा उदास करके बैठ गया, वो डिसअपॉइंट उसने फील किया। व्हेन ही हर्ड दैट, जब उसने सुना ही हैड फेल्ड द एग्जाम, कि वो एग्जाम को फेल कर गया है, जब उसे पता चला तो वो उदास हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, तो उसका चेहरा पुल हो गया, मतलब ही पुल्ड ए लॉन्ग फेस, मतलब वो डिसअपॉइंट, निराश हो गया, तो इसका मतलब है निराशा होना, मुंह लटकाना, निराश होना, उदास होना, परेशान होना। द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, द अर्ली बर्ड मीन्स जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, पहले आओ पहले पाओ, ये है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। भाई भंडारा है, भंडारा है, सुबह सुबह भंडारा होगा भाई, आ जाना कितने बजे, भाई शाम को 4 बजे, सुबह नहीं है शाम को 4 बजे। तो कि कब तक चलेगा, तो कि चलेगा जब तक खाना पक रहा है तब तक चलेगा, जो पहले आएगा पहले पाएगा। तो भाई वो यही है कि भाई अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, लेकिन ये बात है सुबह उठने की, जनरली ये जनरली इसकी मैं जो बात कर रहा है अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये जो ईडियम बात कर रहा है वो बेसिकली इसकी बात कर रहा है, सुबह सुबह की, ये बेसिकली इसकी बात कर रहा है, सुबह सुबह की, एग्जैक्टली तो यही बात कर रहा है कि जो पक्षी पहले उड़ते हैं तो वो जानवरों को, जो जानवर भी अपना खाना खाने के लिए निकलते हैं, ये वॉर्म्स, वॉर्म्स, ये जो कीड़े होते हैं ये वॉर्म्स होते हैं, ये अर्ली बर्ड जो सुबह सुबह उड़ जाते हैं उन्हें कीड़े मिलते हैं, तो अपने बच्चों को भी खुद का भी पेट भर लेते हैं। तो जो पहले पहुंच जाता है पहले उसे काम मिल जाता है, जैसे बहुत से चौक पर आपने देखा होगा मजदूर खड़े होते हैं, तो भाई जो पहले पहुंच जाएगा उसे पहले काम मिल जाएगा, जो पहुंचेगा 11-12 बजे तो भाई तब तक तो उनकी दिहाड़ी शुरू हो गई। फिर ये हमारी जिंदगी से भी कनेक्ट हो गया, कैसे, कहता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मैंने कहने का मतलब है कि काम को टालो मत, अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो काम को। बाकी इसके लिए एक कहावत और भी है, तो हम ऐसे भी कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, ये भी याद कर लेना, डू नॉट पुट ऑफ, यहाँ पे पुट ऑफ का मतलब, एक पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना, जैसे कपड़े उतारना, लेकिन यहाँ पे पुट ऑफ का मतलब है डिले, यहाँ पुट ऑफ का मतलब है डिले, फ्रेजल वर्ब है ये, डिले, टालना, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, कि कल तक मत टालो, कल तक के लिए मत टालो उस काम का, उस काम को, व्हाट यू कैन डू टुडे, कि जो काम तुम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो, तो बस वही हो गया ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वही बात है, यही बात कह रहा है कि अर्ली के बर्ड कैचेस द वोम, जो पहले आ जाते हैं उन्हें खाना मिल जाता है, जो पहले आते हैं उनके काम बन जाते हैं। तो आप कोई भी किसी भी काम को टाले नहीं, उस काम को कर ले, समय से कर ले, टाइम से कर ले। कह रहा है जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, तो मीन्स जो सुबह सुबह जल्दी काम कर लेता है उसे मिल जाता है, तो अपना काम सुबह जल्दी जल्दी शुरू करो, और लाइफ में कोई भी काम है शुरुआत में कर लेनी चाहिए, उसे टाले नहीं। तो कहता है अराइविंग, अराइविंग पहुंचना, अर्ली जल्दी पहुंचना, गिव्स यू तुम्हें देता है एन एडवांटेज, तो भाई कहीं पर भी जल्दी पहुंचना तुम्हें फायदा देता है, तो कहीं पर भी जल्दी पहुंचो, कोई भी काम जल्दी करो। क्लियर हो गया होगा अब तो। नेक्स्ट, शी रीच द इंटरव्यू वेन्यू, वो इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंची बिफोर एवरीवन एल्स, किसी और बंदे से पहले, एंड गॉट सिलेक्टेड, और सिलेक्ट हो गई। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, क्योंकि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, कि भाई वो जल्दी पहुंच गई, अगर इंटरव्यू 10 बजे तो भाई वो तो पौने 10 बजे पहुंच गई, 9:30 पहुंच गई, क्यों 12 बजे पहुंची, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, आगे बढ़। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ही ईट टू he had to eat humble pie after his prediction turned out to be completely wrong। अब देखो कई बार idioms and phrases जो हैं वो आपको किस में देता है, एक सेंटेंस के अंदर पिरो कर देता है, उस idiom से, उस फ्रेज से एक सेंटेंस क्रिएट करके देता है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, और ऐसे वाले ज्यादा आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं, क्योंकि उस इडियम का मीनिंग के अनुसार सेंटेंस क्रिएट किया गया होता है, इस इडियम के मीनिंग के अनुसार, मतलब इस सेंटेंस के मीनिंग से इसका मीनिंग और क्लियर हो जाएगा, इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे वाले ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन उसके अंदर अंडरलाइन करके नहीं देता, जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, एग्जाम में अंडरलाइन नहीं था, ये मैंने कर दिया आपको बताने के लिए कि इडियम ये है, ये मैंने आपको बताने के लिए, क्योंकि आपको भी फाइल मिलेगी, तो आपको बताने के लिए ये इडियम है तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, अदरवाइज एग्जाम में अंडरलाइन करके नहीं देगा, आपको खुद पहचानना होगा। जब आप पहचान लो कि हाँ भाई ये इडियम है, तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो अब ये कहता है टू ईट हम्बल पाई, ये होता क्या है, इसको वैसे तो हम कहते हैं अपनी गलती स्वीकार करना और शर्मिंदगी के साथ माफी मांगना, लेकिन इसका एक मीनिंग और है, वो मैंने लिखा नहीं, मतलब शायद वो थोड़ा ज्यादा ही
टेढ़ी मेढ़ी भाषा है, इसे ऐसे कहते हैं शेखी किरकिरी होना, इसे कहते हैं शेखी किरकिरी होना। ये हिंदी की कहावत है। कहता है शेखी किरकिरी होना, ये क्या मतलब है, थोड़ा अजीब सा है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैंने इसका मीनिंग लिख दिया, इस इडियम का डायरेक्ट मीनिंग लिख दिया। अब शेखी होता है, कह रहा है शेखी क्या होती है उसे समझो। शेखी होती है बोस्टिंग, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना, एक्सैजरेट, बोस्ट करना। बोस्टिंग समझ रहे ना, किसी बात को लंबी लंबी फेंकना, झूठ बोलना, तो ये बोस्टिंग होती है। तो शेखी किरकिरी होना, तो ही हैड टू ईट हम्बल पाई, कि उसकी शेखी किरकिरी हो गई, उसकी शेखी किरकिरी हो गई आफ्टर हिज प्रिडिक्शन, जब उसने भविष्यवाणी करी। भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शन, उसकी शेखी किरकिरी होगी जब उसने प्रिडिक्शन करी थी, जो प्रिडिक्शन करी थी वो टर्न आउट टू बी कंप्लीटली रॉन्ग, और वो प्रिडिक्शन बिल्कुल गलत हो गई, तो उसकी शेखी किरकिरी होगी। तो उन्होंने भाई भविष्यवाणी करी, एक बंदा है, ये आया, इसने कहा कि जादुई गोला ले रखा है, प्रिडिक्शन कर रहा है, आज से 100 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद ऐसा हो जाएगा। अब लोगों को सुनकर सब हैरान, ओ भाई ये ऐसे कह रहा है। तो यहां पर उसने प्रिडिक्शन करी और वो प्रिडिक्शन हो गई रॉन्ग। तो अब उसकी शेखी, जो शेखी बगा रहा था, जो वो बोस्टिंग कर रहा था, जो वो बोस्टिंग कर रहा था, तो वो किरकिरी होगी, मतलब शेखी की वाट लग गई, शेखी की वाट लग गई सही से। तो उसे कहते हैं शेखी किरकिरी होना, टू ईट हम्बल पाई, इसी को कहते हैं टू ईट हम्बल पाई। तो अब वो क्या कहता है अपनी, अब वो एक तो ये कि उसे भी समझ में आ गया कि मैंने जो बोला था झूठ बोला था, तो अपनी गलती स्वीकार करते हुए शर्मिंदगी के साथ माफी मांगना। तो ये आंसर बनेगा एडमिट ही वॉज रॉन्ग एंड एपोलोजाइज, कि वो मानता है कि वो गलत था और वो अपने आप को एपोलोजाइज, क्षमा भी मांगता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा बी, शेखी किरकिरी होना, ट्वीट हम्बल पाई। हाँ जी, द मैनेजर डिसाइडेड टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो बैग से एक बिल्ली बाहर आ जाना। ये कहावत बनी कैसे? एक्चुअली कहावत ऐसे बनी कि एक समय ऐसा था जहां पर जो पिग है, सुअर, सुअर के बच्चों को बेचा जाता था, और छोटे छोटे ऐसे झोलों के अंदर, मार्केट के अंदर चक्कर लगाए जाते थे, छोटे छोटे बैग्स के अंदर लोग भेजते थे कि भाई पिगलेट ले लो, पिगलेट वाला, कहते चाय वाला, चाय ले लो चाय वाला। तो ऐसे सुअर के बच्चों को कहते हैं पिगलेट, तो पगलेट नहीं, इट इज नॉट पगलेट, पिगलेट। तो सुअर के बच्चे बिकते थे ऐसे ऐसे। लेकिन कुछ लोग है ना, कुछ लोग क्या करते थे, वो जब बहुत छोटे होते तो बिल्ली के बच्चे भी वैसे ही नजर आते हैं, बिल्ली के बच्चे भी थोड़े थोड़े ऐसे नजर आते, तो वो बैग हिलता जुलता रहता था, तो उन्हें पता है कि अब इसके अंदर सुअर का बच्चा है, पिगलेट है, वो बेचते थे। और वो महंगे बिकते थे, तो बहुत से लोग क्या करते थे, वो पिगलेट की जगह पर बिल्ली के बच्चे भेज देते थे, बिल्ली के बच्चे बेच देते थे। तो अब वो बैग के अंदर क्या है, पिग है और या फिर है बिल्ली है, तो वो तो झोला खुलेगा तो पता चलेगा, अब झोला खुलेगा तो पता चलेगा, तो राज खुलेगा। तो इसका मतलब होता है पोल खोल देना, भांडा फोड़ देना, कि भांडा फूट गया, ये पिगलेट नहीं है, ये तो बिल्ली का बच्चा है। बस वहां से कहावत निकली, भांडा फूट गया, कि भांडा फूट गया। अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है कि जो मैनेजर है उसने डिसाइड किया, ये मैनेजर भाई साहब है, इन मैनेजर भाई साहब ने डिसाइड किया टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसने डिसाइड किया कि मैं बिल्ली को बाहर कर दूंगा। तो ये बैग से बिल्ली वास्तविकता में बाहर करने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे वो वास्तविकता बात कर रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो पोल खोल के रख देगा सबकी, भांडा फोड़ के रख देगा सबका। अभी ये तो मैंने इमेजिनरी पिक बना के डाल दी एआई से, ये तो मैंने एआई से इमेजिनरी पिक बना के डाल दी, लेकिन इसका वास्तविक मीनिंग, जो इसका एक्चुअल मीनिंग है, ये थोड़ी है कि वो मैनेजर अगर वो ऐसे बोल रहा है कि भाई द कैट, के जो मैनेजर है वो कैट को आउट ऑफ द बैग कर देगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैट को बैग से बाहर निकाल के रख देगा टेबल के ऊपर ऑफिस के अंदर, नहीं, इसका मतलब ये कि वो भांडा फोड़ देगा, वो कहता है भांडा फोड़ देगा। तो बेटा वो यही बात है कि पहले जो बिका करते थे वो ऐसे बैग्स के अंदर पिगलेट्स बिका करते थे, लेकिन अगर बिल्ली बाहर आ जाए तो सभी को पता चल जाएगा कि ये तो बिल्ली है, ये तो पिगलेट है ही नहीं, ये तो झूठ बोल के बेच रहा है, ये तो झूठ बोल के बेच रहा है, तो मतलब भांडा फोड़। तो आंसर क्या जाएगा, रिवील ए सीक्रेट, कि एक सीक्रेट को रिवील करना केयरलेसली, या तो केयरलेसली या फिर
प्रीमेच्योरली मतलब गलती से या फिर जानबूझ के किसी राज को खोल देना। तो किसी राज को खोल देना, भांडा फोड़ देना, तो आंसर हो जाएगा ए, रिवील ए सीक्रेट। भांडा फोड़ देना, रिवील ए सीक्रेट। बिल्ली को झोले से बाहर निकाल देना। डन बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ओल्ड ग्रीक। ओल्ड ग्रीक, जिस प्रकार से इस समय सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। पूरे संसार में अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है ना, इंग्लिश की बुक्स। अब कुछ देश ऐसे हैं कि जैसे अगर हम चले जाए भाई चाइना में चले जाए, जापान में, तो वहां पे जापानी ज्यादा बोली जाती है। अपने देश में जापानी ज्यादा, जैसे अब इंडिया में आ जाए तो हिंदी ज्यादा बोली जाती है। साउथ में चले जाए तो तमिल मलयालम ज्यादा बोली जाती है ना, यही होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा का ज्यादा प्रभाव है, लेकिन इन सभी के अंदर मिक्स भाषा कौन सी है? वो है इंग्लिश इस वक्त, जिसे हम सेकंड लैंग्वेज कह देते हैं इंग्लिश। प्राइमरी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हम अपने माहौल से सीखते हैं, जो हमारे जन्म लेते समय आजू बाजू है। तो जो सेकंड या टारगेट लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश है ज्यादातर। अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बेटा उस समय पर जब ये कहावत बनी थी, उस समय पर हर जगह पर ग्रीक भाषा बोली जाती थी, तो हर किताब ग्रीक भाषा में थी। अब ग्रीक भाषा तो किसी को आती नहीं, जैसे हर किसी को इंग्लिश भी नहीं आती। तो अब इंग्लिश में, अब जिसे इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी आती है तो इंग्लिश से समझ में नहीं आएगा उसके लिए, तो सारी की सारी चीजें ओल ग्रीक है। और अगर मैं ऐसा इंसान जिसे इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, मैं उसे इंग्लिश की किताब दे दूं तो वो तो कहेगा यार मेरे लिए तो सारा इंग्लिश, मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब बाउंस मार गया सब कुछ। तो उस समय पर जब कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो लोग यही कहते थे कि यार इट इज ऑल ग्रीक फॉर मी, कि यार ये तो तुमने ग्रीक भाषा में लिख दिया, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरी भाषा तो कुछ और है और आपने तो ये ग्रीक भाषा में बुक दे दी। अब ये ग्रीक भाषा में बुक दे दी तो मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो बेटा अब कह रहा मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, मेरे का क्या कहते ऊपर से निकल रहा है, ऊपर से निकल जाना, सर के ऊपर से निकल जाना। अब ये जो बोल रहा है ये ग्रीक भाषा में लिखी हुई, क्या ग्रीक भाषा? हर किसी को ग्रीक भाषा आती नहीं। तो अगर अब आपकी और मेरी बात करें, आपको और मुझे ग्रीक भाषा नहीं आती, तो जो चीज हमें नहीं आती वो हमारे सर के ऊपर से बाउंस मारेगी। तो जो चीज, अब कोई भी चीज हमारे सर के ऊपर से बाउंस मारे वो ओल्ड ग्रीक है। कह रहे यार द डिमांड यू आर रिप्रेजेंटिंग, जो डिमांड में आप मेरे सामने रख रहे हो ना, इट इज ऑल ग्रीक फॉर मी, मेरे लिए ये तो समझ से ही बाहर है जो आप मेरे से बात कर रहे हैं। तो कहते हैं सिर के ऊपर से निकल जाना मतलब इनकम्प्रीहेंसिबल। तो इस शब्द को समझ लो, एक शब्द होता है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड ये वर्ब है, और इस कॉम्प्रीहेंड वर्ब से ही वर्ड बना कॉम्प्रीहेंशन, जो हमारा एग्जाम में आता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन ये नाउन हो गया। तो इसका मतलब है किसी बात को समझ लेना, समझ, किसी बात को समझ लेना, समझ लेना। और बेटा इनका मतलब नो, तो भाई इन कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंशन उसी से बना कॉम्प्रीहेंसिबल, जिसे समझा जा सके, और इनका मतलब है जिसे समझा न जा सके, जो सर के ऊपर से निकल जाए, जो बाउंस मार जाए, जो पल्ले ही ना पड़े। ऑल ग्रीक फॉर मी। तो एग्जांपल देख लो, द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड क्वांटम फिजिक्स की ऑफिसर ने मुझे क्वांटम फिजिक्स समझाई। ऑफिसर ने मुझे क्वांटम फिजिक्स समझाई, बट इट वाज ऑल ग्रीक टू मी, और मेरे लिए पूरी पूरी की पूरी मेरे ऊपर से निकल गई, ऑल ग्रीक थी, मेरे को ग्रीक भाषा आती नहीं और मेरे सर से बाउंस मार वो क्वांटम फिजिक्स। कई बच्चों के सर के ऊपर से तो, कई बच्चों के सर के ऊपर से इंग्लिश भी चली जाती है, नहीं आती है समझ में। आ गया अबव बोर्ड। बोर्ड के ऊपर, बोर्ड क्या होता है? वही टेबल, जो बेंच है, टेबल है जिसपे हम बैठते हैं, ये उसी बोर्ड की बात कर रहे हैं। ये उस बोर्ड की बात कर रहे हैं, जैसे जिस बोर्ड के ऊपर ये चेस का बोर्ड रखा हुआ है, ये इस बोर्ड की बात कर रहा है, इस बोर्ड की, जिसके ऊपर ताश खेलते हैं, क्योंकि ये निकली है ताश की गड्डियों से। ये इस टेबल की बात कर रहे हैं। बोर्ड का मतलब है ये टेबल, जो ये टेबल है, बोर्ड का मतलब है ये टेबल की जो बात कर रहे हैं, समझ रहे बात को? इस टेबल की बात कर रहे हैं। तो कहावत बनी कैसे? कहावत अब बोर्ड टेबल के ऊपर। अब मैं आपसे सीधे सीधे बात पूछूं, अगर आप किसी ऑफिसर के पास जाते हैं और भाई किसी काम को करवाने के 10,000 लग रहे हैं और आप 10,000 रुपए दे रहे हो, तो आप 10,000 रुपए दे रहे हो, तो वो कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को तो 10 नहीं, मुझे तो ज्यादा चाहिए। तो अगर वो पैसे आपसे ज्यादा मांग रहा है, कह रहा है 20,000 दे तो तेरा काम होगा, तो वो 20,000 रुपए एकदम टेबल के ऊपर से ले लेगा, टेबल के नीचे से? तो हम सभी जानते हैं कि टेबल के नीचे से जाएगा। और अगर टेबल के नीचे से जा रहा है तो रिश्वत जा रही है, रिश्वत जा रही है तो बेईमानी का काम हो रहा है, बेईमानी का काम मतलब छल कपट टेबल के नीचे से। लेकिन अगर काम टेबल के ऊपर से ही हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर काम टेबल के ऊपर से हो रहा है इसका मतलब ये कि 10,000 मांगे थे तो वही 10,000 रुपए दिए गए जो जेन्युइन है, क्योंकि टेबल के ऊपर से काम हो रहा है।
तो जो काम टेबल के ऊपर से अबव बोर्ड होता है काम, वो निष्पक्ष होता है, वो बिना किसी छल कपट के होता है, निष्पक्ष होता है। कोई भी काम जो टेबल के ऊपर से हो तो वो क्या होगा, निष्पक्ष। तो बेटा ये कहावत एक तो एक जो मैंने बताया। अब दूसरा, ये वहां से निकली कहां से, एक जुए खाने से। जुए खाने के अंदर लोग जुआ खेलते थे, और जब वो लोग जुआ खेलते थे तो क्या होता था कि बहुत से लोग अपने कोट के बाजू में, शर्ट की बाजू में ताश को फंसा के रखते थे। तो वो क्या करते थे, हाथ को नीचे करके वो ताश का पत्ता निकाल लेते थे। हाथ को, टेबल यहाँ है, हाथ को नीचे करके ताश का पत्ता निकाल लेते थे, गड़बड़ कर लेते थे। लेकिन जो बंदा अपने हाथों को टेबल के ऊपर रखेगा, अबव द बोर्ड रखेगा, जो बंदा हाथ को अपने अबव द बोर्ड रखेगा, इसका मतलब है उसके आस्तीन में, उसके बाजू के अंदर कोई दूसरा पत्ता नहीं है। इसका मतलब है काम बिना कपट के, मतलब बिना छल कपट के। तो बेटा इसलिए अबव बोर्ड, जो चीज सबकी आंखों के सामने है तो अबव बोर्ड है, और वो बिना छिल कपट के मतलब निष्पक्ष हो रही है, निष्कपट बात हो रही है, निष्कपट बात हो रही है, जिसके अंदर कपट है नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं? और भाई अगर कोई बेईमानी करेगा कि भाई वो कह रहा है कि मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं, तू हार जा, तो बेईमानी करेगा तो टेबल के नीचे से पैसा लेगा, टेबल के नीचे से पैसा लेके वो जिता देगा, हरा देगा, जिता देगा उसे। टेबल के ऊपर से काम हो रहा है तो ईमानदारी से हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओपन। सबकी आंखों के सामने, कोई चीज क्लोज नहीं है, आंखों के सामने ओपन। डन। अबव बोर्ड मतलब ईमानदारी के साथ काम, अबव बोर्ड मतलब ईमानदारी से काम होना। ठीक है। एस इन द होल, एस अ प्योर स्लीप। अब इसके अंदर भी मतलब जुए से रिलेटेड बात। अब एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है इक्का। जो ताश के अंदर एक पत्ता होता है जिससे कहते हैं हम इक्का, इक्का सेठ। जो ताश के पत्ते होते हैं उसके अंदर एक होता है पत्ता जिसे हम इक्का कहते हैं। ऐसा है कि नेहले पे दहला पड़ गया। तो इसी प्रकार से, एक मेरे को ताश आते नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं तो इक्का जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। और बेटा ये जो इक्का होता है इसको कहते हैं तुरुप का इक्का, इसे कहते हैं तुरुप का इक्का, तुरुप का इक्का। अरे यही तो लिखा है। बेसिकली एस का नाम इक्का होता है, एस का नाम जो होता है वो इक्का होता है। ताश के एक पत्ते का नाम है इक्का। और बेटा एस इन द होल, इसका मतलब है तुरुप का इक्का। एस अ प्योर स्लीप, तो इसका मतलब भी तुरुप का इक्का। अब ये तुरुप का इक्का है क्या बेटा? तुरुप का इक्का होता है कोई छिपी हुई, कहता है कोई छिपा हुआ हथियार, या कोई छिपी हुई योजना, या कोई छिपा हुआ पैसा, या कोई छिपा हुआ कोई भी ऐसी चीज जो मुसीबत के समय पर काम आ जाए। कोई छिपा हुआ दोस्त जो हर किसी को नहीं पता, वो जरूरत के समय पर काम आ रहा है। तो वो ताश के अंदर वो जो तुरुप का हिस्सा है तब निकालते हैं जब बंदा हार रहा होता है, जब परेशानी होती है, जब डिफिकल्टी होती है, उस समय पर वो तुरुप का बाहर निकाला जाता है। हमेशा परेशानी और डिफिकल्टी के समय पर ही उस तुरुप के को बाहर निकाला जाता है, हमेशा नहीं। तो कहता है, तो एस अप इन द होल या एस अप योर लीव्स, एक क्रूशियल रिसोर्स की ऐसा साधन, एक क्रूशियल एक ऐसा साधन दैट इज हिडन, जिसे छिपा के रखा जाता है टिल इट्स यूज इज रिक्वायर्ड, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट न हो। जैसे मानो भाई तो परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ है, वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा तो ऐसा पैसा बचा के रखो कि 50,000 रुपए ऐसे रख लो कि मानो है ही नहीं, पता नहीं कब कब क्या अर्जेंसी हो जाए। और ये होना चाहिए कि भाई 5, 10, 15, 20, 50,000 अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार कुछ पैसा ऐसे बचा के रखना चाहिए, कुछ पैसा ऐसा बचा के रखना चाहिए कि भाई जरूरत में काम आ जाए। तो भाई अब हस्बैंड को भी, वाइफ को भी पता है कि 50,000 रुपए रखे, लेकिन एक बार जरूरत ज्यादा पड़ गई। एक बार पड़ी गई पैसों की ज्यादा जरूरत, पता चला कि 2 लाख रुपए की जरूरत। तो जो वाइफ है वो कहती है लो 1.5 लाख रुपए और लो। ये कहां से है? तो कहते मैंने घर के खाने से बचा लिए, और यही तो तुम्हारा तुर्प का इक्का है, देखो ये छुपा हुआ था, मैंने किसी को बताया नहीं, कि जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी तब निकालेंगे। तो कोई भी चीज हो सकती है, ऐसे कोई भी चीज, कोई इंसान हो सकता है, कोई योजना हो सकती है, पैसा हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो जरूरत के समय पर बाहर आए, वरना छुपी रहे, वो तुर्प का इक्का हो जाएगा, जिसे अब जरूरत के समय बाहर निकाला, ये तुर्प का इक्का। और भाई साहब हैरान, ओ भाई एक दिन तो जिता दिया, तो हार रहा था तो जीत गया। तो कोई भी ऐसी चीज, अब कहता है कि भाई एस इन द होल, कि भाई होल के अंदर, हाथ का होल है, उसके अंदर कोई चीज, छुपी हुई चीज रखी रहना। डन, समझ में आ गया होगा। तो आंसर इज ए।
ए आंसर जाएगा। अगला, अच्छा लोइन शेयर नहीं है, इट इज लोइंस शेयर। ये टाइपिंग एरर है, मैं ठीक कर देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। ओ सॉरी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये लोइन शेयर नहीं है, इट इज बेसिकली लोइंस शेयर। टाइपिंग एरर, LION शेयर, लोइंस शेयर मतलब शेयर का हिस्सा। अब जैसा आप देख रहे हैं, शेयर का हिस्सा तो बड़ा ही होगा। एक्चुअली अब ये कहावत कहां से आई है और हमारी जिंदगी में कैसे अप्लाई होगी, दोनों देख। ये कहावत आई जंगल से। कहते हैं कि वही जंगल के अंदर एक बार जो शेर था बहुत भूखा था, तो जो वेजिटेरियन जानवर थे वो दूर भाग गए थे, और जो क्या कहते हैं नॉन वेजिटेरियन थे तो वो पास में थे, जैसे लोमड़ी हुई, लोमड़ी वगैरह। तो एक बार शेर और लोमड़ी की बातचीत होती है, तो लोमड़ी कहती है देख मैं किसी न किसी को पटा के ले आती हूँ, मैं किसी ना किसी को पटा के ले आती हूँ, किसी हिरन वगैरह को, किसी को भी मैं पटा के ले आती हूँ। शेर से कहती है तू उसे मार देना, और अगर तू उसे मार देगा तो क्या करेंगे, 50-50, 50-50, 50 तेरा 50 मेरा। शेर कहता है बिल्कुल ठीक है, लिया तो किसी को। वो जाके हिरन को पटा के ले आती है और शेर उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे निपटा देता है। हिरन मर गया। अब वो कहता है, क्या कहता है, लोमड़ी कहते हैं कि लाजी मेरा हिस्सा, आधा हिस्सा दे के। एक दिखा है ना, अभी आधा हिस्सा पता चलेगी तुझे भी काट के डाल दूं यहीं पर। कह रहा मैं शेर हूं, मेरा हिस्सा बड़ा रहेगा। तो जो शेर का हिस्सा होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो ये कहता है लोइन शेर का मतलब है सबसे बड़ा हिस्सा। वहीं से बन गया लोइन शेयर सबसे बड़ा हिस्सा, तो द लार्जर। आंसर क्या जाएगा, द लार्जर पार्ट, शेर का बड़ा हिस्सा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अभी हमारी जिंदगी में कैसे अप्लाई होगा, तो देखो अब ये कहावत देखो, एग्जांपल देखो। द एल्डेस्ट सन, जो सबसे बड़ा बेटा है, रिसीव्ड द लोयंस शेयर, कि जो सबसे बड़े बेटे को जो है लोयंस शेयर प्राप्त हुआ ऑफ द प्रॉपर्टी, उसे प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। तो अब कहीं पर भी सबसे बड़ा हिस्सा, अब ऐसा होता है कि दो छोटे और बड़े भाई, अब ये तो प्रॉपर्टी की बात करी, खाने की बात हुई, हलवा दिया कि हलवा इतना है, क्या छोटा बेटा है तो उसे थोड़ा दो, बड़े बेटे को ज्यादा, तो क्या हुआ, बड़े को लोइंस शेयर। जिसको बड़ा हिस्सा मिला वो लोइंस शेयर कहलाएगा। तो जो हिस्से की बात है, तो लोइंस शेयर होता है ये हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा, कि भाई लोइंस शेयर जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा किसी भी चीज का, लोइंस शेयर हो। डन। बढ़ते हैं आगे। एड इंसल्ट टू इंजुरी। अब कुछ इडियम्स तो ऐसे होते हैं जैसे वो लिखे होते हैं वही उनका मीनिंग होता है, वो जैसे लिखे होते हैं वही उनका मीनिंग होता है वास्तविकता में, जैसे वो लिखे। जैसे कहते हैं ऐड कर देना इंसल्ट को टू इंजरी, कि एक तो वैसे जख्म मिला हुआ है, ऊपर उसके ऊपर से नमक छिड़क देना, कि जख्म के ऊपर नमक छिड़कना। ये क्या होता है, जख्म पर, जले पर नमक छिड़कना। ये बना आग में घी डालना, तो आप तो उसे और भड़का रहे हो मैटर को। एक तो कोई वैसे फुका बैठा, ऊपर से आप उस मैटर को भड़का रहे हो। तो अब क्या हुआ, एक बंदा एक तो वैसे फेल हो गया, फेल हो गया, तो एक तो वैसे घायल है, वो फेल हो गया, रो रहा है, ऊपर से उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, फेल हो गया, बोल रहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फेल हो गया। एक तो वो जला बना बैठा है, ऊपर से ये क्या कर रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है। एड इंसल्ट, इंसल्ट ऐड कर रहा है, उसके जख्म पर वो नमक छिड़क रहा है। इसे कहते हैं नमक छिड़कना, एड फ्यूल टू द फायर। कि भाई आग है, आग के ऊपर तेल डालना, तो इसका मतलब क्या है, आग के अंदर अगर तेल डाल रहे हो तो आग भड़क रही है, इसको मतलब मैटर एक तो वैसे ही खराब है, ऊपर से खराब मैटर को और खराब करना, खराब मैटर को और खराब करना। तो फेल हो गया, खराब मैटर है, आग जल रही है, दोनों में वैसे ही झगड़ा हो रहा है, खराब मैटर है, खराब को और खराब कर देना, इंसल्ट कर देना, आग में घी डालना है, जले पर नमक छिड़कना। तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या जाएगा, ए जाएगा, टू फर्दर ए लॉस, कि लॉस ऐड हो जाना विद मोकरी, मतलब मजाक करके जो लॉस है, नुकसान है, उसे और ज्यादा बुरा बना देना। टू वर्सन, मोकरी करके और खराब बना देना उस लॉस को। एन अनफेवरेबल सिचुएशन, किसी सिचुएशन, एक अनफेवरेबल सिचुएशन को बहुत खराब कर देना इंसल्ट करके, जो कि पहले से खराब है, पहले से खराब सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब कर देना। डन। तो क्या होगा, चूल्हे पर नमक छिड़कना या आग में घी डालना। अब एग्जांपल, अब एग्जांपल क्या हुआ, एग्जांपल जाएगा, लूजिंग लूजिंग हिज जॉब, उसकी जॉब का जाना, एक तो वो बहुत बुरी बात हुई। एंड हिज फ्रेंड्स,
लाफिंग एट हिम, और उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे, जिसकी वजह से ये कहावत बनती है कि एट डिड इंसल्ट टू इंजरी, तो उन लोगों ने ऐसा करके उसके जले पर, उसके घाव के ऊपर नमक छिड़क दिया। ऐसे एग्जांपल भी बन जाएगा। डन। नेक्स्ट। कहता है ऑलवेज ए ब्राइड्समेड नेवर ए ब्राइड। ब्राइड्समेड कौन होती है? वो दुल्हन की सहेली होती है। ब्राइड्समेड दुल्हन की सहेली, दुल्हन की सहयोगी, दुल्हन की सहेली बोल लो, जो दुल्हन के शादी के समय दुल्हन के साथ रहती है, या दुल्हन की सहयोगी मान लो, जो दुल्हन को सहयोग करती है, उसको पूरा मेकअप कराने में पूरी तरह से, मतलब जरूरत के कामों को वो पूरा करती है शादी के समय पर। तो ये तो ब्राइड है, ये तो मुख्य पर्सन है, और ये उसकी मेड है, ब्राइड्समेड। अब क्या कहता है, क्या कहना चाह रहा है? कहता है जो ब्राइड्समेड है ना, वो कभी ब्राइड नहीं बनती। ये ब्राइड्समेड ब्राइड नहीं बनती, तो मींस ये तो नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो ब्राइड्समेड हमेशा नंबर 2 ही रहती है। तो अब ब्राइड्समेड नेवर ए ब्राइड, कहता है जो ब्राइड्समेड होती है जो नंबर 2, वो हमेशा नंबर 2 रहता है, वो नंबर 1 नहीं बनता। तो कहता है हर बार नंबर 2 पर रह जा। कोई तैयारी कर रहा है किसी भी चीज की, लेकिन हर बार दूसरे नंबर पर रहकर वो फर्स्ट नहीं आ पाता, फर्स्ट नहीं आ पाता। तो कहता है समवन हु ऑलवेज कम्स सेकंड, कोई भी इंसान जो सेकंड रह जाए, कि भाई फर्स्ट जिसकी शादी होगी, सेकंड जिसकी शादी ना हो, तो ये कहता है ब्राइड्समेड। क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पर रह जाना। तो अब एग्जांपल भी देख लो। द टीम रीच द फाइनल मैच, टीम जो है वो फाइनल मैच तक पहुंच गई, क्योंकि 3 इयर्स मतलब 3 साल तक। द टीम रीच द फाइनल 3 इयर्स इन अ रो, कि वो फाइनल 3 साल लगातार वो फाइनल में पहुंची। बट नेवर वोन, लेकिन कभी जीती ही नहीं। द चैंपियनशिप कभी नहीं जीती। क्यों नहीं जीती? क्योंकि दे वर ऑलवेज ए ब्राइड्स मेड नेवर ए ब्राइड, क्योंकि वो हमेशा ब्राइड्स मेड रहे, नेवर ए ब्राइड, कि वो हमेशा दूसरे नंबर पे रहे, कभी ब्राइड नहीं बने, कभी नंबर 1 नहीं बन पाए। द टीम रीच द फाइनल, टीम जो है वो फाइनल तक पहुंच गई, रीच द फाइनल 3 बार लगातार इन ए रो, बट कभी मैच नहीं जीत पाई, सेमीफाइनल में अटक गई जाकर। वो हमेशा नंबर 2 पर रहे, ब्राइड्समेड रहे, कभी ब्राइड नहीं बने, नंबर 2 रहे, नंबर 1 नहीं। दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस इडियम। नेक्स्ट, ऑल ईयर्स लेंड योर ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब कहता है कि आई एम ऑल ईयर्स, कि मैं पूरा कान बन गया हूं। जब मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि मैं पूरा कान बन गया हूं, तो आई एम ऑल ईयर्स, वो ये कहना चाहता है मैं पूरी तरीके से ध्यान से सुन रहा हूं भाई, मैं, मेरा पूरा फोकस तुझ पे है, मैं पूरी तरह से तुझे सुन रहा हूं, ध्यान से सुन रहा हूं, मेरा पूरा ध्यान तुझ पर है, मैं पूरा कान बन गया हूं, मतलब मेरे पूरे शरीर का अंग जो है वो कान बन गए। आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरे का पूरा कान बन गया हूं, कि मतलब तू बोल, मैं सुन रहा हूं। या बहुत से लोग ऐसे कहते हैं लैंड योर ईयर से, मेरी बात को ध्यान से सुन, कि अपने कान मुझे उधार दे दे, मतलब लैंड योर ईयर के अपने कान मुझे उधार दे दे, तो मुझे अपने कान उधार देगा तो मैं उनको अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा, कि मतलब तू अब कुछ और काम मत कर, तू बस मुझे अपने कान दे दे। इसका मतलब ये कि तू मुझे सिर्फ सुन ले। ये कह रहा है कि मैं पूरा कान बन गया हूं, मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं, तो दोनों का मतलब है ध्यान पूर्वक सुनना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी अटेंटिव, लिसन वेरी अटेंटिव, किसी भी चीज को बहुत अटेंटिवली सुनना, वेरी अटेंटिव हो जाना, बड़ा ध्यान लगाना, तो मतलब ध्यान से सुनना, किसी की बात को, किसी बात को ध्यान से सुनना। टेल मी योर प्लान, अपना प्लान बताओ। आई एम ऑल ईयर्स, कि मैं पूरे का पूरा कान बन गया हूं, मैं पूरी तरह से सुन रहा हूं, तो अपना प्लान बता, ध्यान से सुन। डन। ए रेड लेटर डे। अब लेटर जो होता है ना, लेटर के 2 मीनिंग है बेटा, लेटर के 2 मीनिंग है। एक लेटर होता है प्रेम पत्र, तो पत्र भी होता है, प्रेम ना हो चाहे उसमें। एक लेटर होता है पत्र, और जो एक लेटर होता है वो होता है अक्षर, जिसे हम वर्ण कहते हैं। बाकी फर्क होता है, जैसे ए बी सी डी, अ आ इ ई, समझ में आ गया? तो यहाँ पर लेटर का मतलब पत्र, और एक लेटर का मतलब अक्षर। तो पता है यहाँ पर जो ईडियम है वो पत्र से रिलेटेड नहीं है, अक्षर से रिलेटेड है। यहाँ पत्र से रिलेटेड बात नहीं हो रही, यहाँ अक्षर से रिलेटेड बात हो रही। तो वहीं से कहावत है रेड लेटर डे। अब क्या रेड लेटर डे? जैसे मानो जनवरी का दिन है, ये कैलेंडर से निकली है, कैलेंडर से, कैलेंडर से,
जनवरी का महीना है, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी का महीना है और कैलेंडर लिखा जा रहा है, जनवरी के महीने का कैलेंडर लिखा जा रहा है। तो हम डाल रहे हैं भैया ये 1 तारीख है, ये 2 तारीख है, ये 3 तारीख, ये 4 तारीख, ये 5 तारीख, ये 6 तारीख, ये 7 तारीख और ये 8 तारीख। तो कैलेंडर के अंदर ये तारीखें मेंशन है। तो कहता है पूरे महीने की हर डेट को ब्लैक से लिखा जाता था। पुराने समय के जो कैलेंडर्स थे, पुराने समय के जो कैलेंडर्स थे उनके अंदर हर डेट को ब्लैक से लिखा जाता था। लेकिन जिस डेट में छुट्टियां होती थी, जैसे ईद हो गई, दिवाली हो गई, होली हो गई, क्रिसमस डे हो गया, तो ये त्योहारों वाले, तो जिस दिन पर छुट्टी होती थी तो उसको वो रेड लेटर से बनाते थे, रेड अक्षर से बनाते थे कि भाई 2 तारीख को एक छुट्टी है और एक 8 तारीख को छुट्टी है। तो मीन्स ये महत्वपूर्ण दिन है हफ्ते के, ये हो गए हफ्ते के महत्वपूर्ण। तो रेड लेटर डे, तो कैलेंडर के अंदर रेड लेटर वाले जो डे होते थे, रेड लेटर वाले डे होते थे, वो होते थे खुशी के दिन। रेड लेटर डे होते थे खुशी के दिन, कि जिस दिन छुट्टियां हैं। और छुट्टियां किस लिए रखते हैं? खुशी की वजह से। तो यहीं से आया कि एन इम्पोर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन, कि कोई बहुत महत्वपूर्ण या जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, रेड लेटर डे। अब कोई किसी की नौकरी मिली, पहली बार लेटर आया कि घर पर पता रहा कि भाई वो आया कि भाई तुम्हें नौकरी मिल गई है, तो वो दिन क्या है तुम्हारे लिए? रेड लेटर डे हो गया, क्योंकि वो दिन कैलेंडर के अंदर छप गया कि यार इस दिन मेरी नौकरी लगी थी, फिर कैलेंडर से निकली है। अब ये फिर वो आगे जाके फेमस हो गया। किसी की जिंदगी का भी कोई महत्वपूर्ण दिन होता है तो रेड लेटर डे होता है। किसी की भी जिंदगी का वो महत्वपूर्ण दिन जो होता है वो रेड लेटर डे होता है, लेकिन बना कैलेंडर से है, ये ध्यान रखो, ये बना कैलेंडर से है। क्लियर हुआ कि नहीं? आंसर इसका सी जाएगा। तो एक सेंटेंस देख लो, विनिंग द नेशनल अवार्ड जो जीतना है, वाज ए रेड लेटर डे इन हर लाइफ, उसकी जिंदगी का वो रेड लेटर डे था, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन, बड़ा ही खुशी वाला दिन। तो रेड लेटर डे कौन सा हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत खुशी वाला था। डन, क्लैरिटी मिल गई होगी रेड लेटर डे। अगला, ओल एगोग। एगोग को याद करने के लिए, इसके मीनिंग को याद करने के लिए मैं छोटी सी बात बताता हूं। ए प्लस गो, ए का मतलब आगे और गो का मतलब जाना, मतलब जिसके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी हो आगे जाने की। तो अगुक, जिसके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी हो आगे जाने की, तो इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब है उत्सुकता, किसी भी काम को करने की उत्सुकता, किसी भी चीज को जानने की उत्सुकता, आगे बढ़ने की उत्सुकता। तो ओल अगोग, तो किसी भी चीज के लिए उत्सुकता बनाए रखना। तो वहां से कहावत बनी, आंखें बिछा के बैठना, कि मीन्स उत्सुकता में बैठना, किसी भी चीज की उत्सुकता हो। अब वो आंखें बिछाए बैठना हो सकता है किसी के आने का इंतजार, आंखें बिछाए बैठना हो सकता है किसी हो सकता है किसी मूवी में हीरो का इंतजार, आंखें बिछाए बैठना हो सकता है किसी रिजल्ट का इंतजार, आंखें बिछाए बैठना हो सकता है कि किसी की शादी का इंतजार। समझ रहे बात को? तो इसमें क्या कर रहे हैं? बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर, आंखें बिछाए, ओ लेगोगा, कि जो आगे होने वाला है उसके लिए उत्सुकता, जो आगे होने वाला है उसके लिए उत्सुकता। तो इसके लिए इसका मीनिंग बनेगा, ओ लोगों का मतलब उत्सुकता बनाए रखना। तो मतलब किसी भी चीज के लिए उत्सुकता होना, उसे कहते हैं ओ लोगों। तो आंसर हो जाएगा अमेज्ड, हैरान होना, उत्सुक होना। ठीक है, क्लोज मीनिंग यही है वैसे। डन। तो कह रहे द चिल्ड्रन वर ओ लोगो, बच्चे बड़े हैरान हो गए टू सी द मैजिशियंस ट्रिक, मैजिशियन की ट्रिक को देखकर बच्चे बड़े ही हैरान हुए। मैजिशियन की ट्रिक को देखकर बच्चे बहुत हैरान हुए, मैजिशियन की ट्रिक को देखकर बच्चे बहुत हैरान हुए। तो ये हो गया ओ लगो। अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी के अगेंस्ट, घड़ी के खिलाफ। अब घड़ी के खिलाफ कैसे? समटाइम्स मेरे साथ ऐसा हो जाता है, टाइम कम है और नोट्स बनाने, जैसे कि ये सारी फाइल तैयार करना होता है तो टाइम लगता है, मैं खुद ही बनाता हूँ बेसिकली, सारी चीजें मैं खुद ही करता हूँ। तो पता चलता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बात करें, अब 1 बजे क्लास होती है हमारी में, 1 बजे, तो अब 12:30 बज रहे, तो मुझे काम करना होता है अगेंस्ट द, एट दैट टाइम आई वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, आधा घंटा और मुझे इतना सारा काम करना। तो जब हम
ऐसे सोचते वक्त घड़ी को देख देख के काम कर रहे होते हैं कि घड़ी को मात देने की, ये टाइम नहीं बच पाएगा, एक नहीं बच पाएंगे, उससे पहले फाइल लगाकर खड़ा हो जाऊंगा। ये ज्यादातर कब होता है, कब होता है, जब हम पेपर के अंदर एग्जाम दे रहे होते हैं, तब होता है कि यार 3 घंटे का। स्कूल टाइम में क्या होता था, बीए तक भी स्कूल टाइम में का 3 घंटे का पेपर है भाई, तो हम क्या करते हैं, अगेंस्ट द क्लॉक लिखा करते थे। वी यूज्ड टू राइट अगेंस्ट द क्लॉक। यार 3 घंटे नहीं बीत पाएंगे, ये 9 बजे पेपर शुरू हुआ है, 12 नहीं बजने पाएंगे, मेरे को पूरा खत्म करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम घड़ी के खिलाफ काम कर रहे हैं, घड़ी के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं कि टाइम नहीं बच पाएगा, मेरे को काम निपटाना है। अब घड़ी में इतना समय होने वाला, ये काम कर रही है, निपटा लिया तो संतुष्टि, घड़ी के अगेंस्ट काम कर लिया। घड़ी से दौड़ लगाना, तो समय के खिलाफ दौड़ लगाना, उसे कहते हैं एज फास्ट एज पॉसिबल बिफोर ए डेडलाइन। किसी भी डेडलाइन से पहले पहले, किसी भी चीज की डेडलाइन से पहले पहले। तो क्या कहता है, द स्टूडेंट्स वर्कड अगेंस्ट, स्टूडेंट्स ने काम किया अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द एग्जाम, एग्जाम को फिनिश करने के लिए उन्होंने अगेंस्ट क्लॉक के अगेंस्ट जाके काम किया। मींस उन्होंने सोचा कि डेडलाइन से पहले पहले काम को निपटाना, इसका मतलब है डेडलाइन से पहले पहले काम को निपटाना। नेक्स्ट, अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग, तो अलाइव का मतलब बेसिकली तो जिंदा होता है, और यहाँ पे भी जिंदा दिल है। अलाइव का मतलब होता है वैसे जिंदा, लेकिन यहाँ पर है जिंदा दिल, एक्टिव, जिंदा दिल, एक्टिव जैसे हम कहते हैं। तो किकिंग, किकिंग का मतलब है यहाँ एक्टिव होना, जिंदा दिल और एक्टिव होना, एक्शन में, जिंदा दिल और एक्शन में होना। और ये कब यूज होता है, अलाइव इन किकिंग, पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होना, पूरी तरह से स्वस्थ होना, हेल्दी होना, पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होना, मस्त होना, परफेक्ट होना। ये कब यूज होता है, जब किसी की तबीयत खराब हो और तबीयत खराब होकर निपटी हो, तब ये यूज होता है जनरल। किसी की तबीयत खराब थी तो पहले तो पड़ा हुआ था, लेकिन अब बोल रहे अब तुम कैसे हो कि अलाइव एंड किकिंग, एकदम जिंदा दिल, और अब मैं किके मार रहा हूँ भाई, तो किके मार रहा हूँ मतलब मैं एकदम एक्टिव हूँ, एक्शन नहीं है, एक्टिव लिखना था, और मैं एकदम एक्टिव हुआ। पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होना, पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होना, एक्टिव एंड हेल्थी। डन बेटा। आफ्टर द सर्जरी, के सर्जरी के बाद, माय ग्रैंडफादर, जो मेरे दादा थे, इज अलाइव एंड किकिंग, वो बिल्कुल ही एक्टिव एंड हेल्दी है, हेल्दी के साथ साथ एकदम एक्टिवली काम कर। एन ओपन बुक, खुली किताब के, तो ये तो बहुत ईजी है, एन ओपन बुक। अब किसी लड़की से किसी ने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्या अपने बारे में तो बताओ कुछ। क्या बताऊं, आई एम एन ओपन बुक, सब जानते हैं मेरे बारे में, सब कुछ हिडन है ही नहीं। when there is no hidden about someone, so means he or she is an open book। तो इसने भी यही बोला, इसने ऐसे बोला, you don't have to guess, तुम्हें guess करने की जरूरत नहीं है, what I feel, जो मैं महसूस करती हूँ, I am an open book, मैं एक ओपन बुक हूँ, मतलब मेरे मन में कुछ नहीं होता, जो होता है मैं बता के रख देती हूँ। तो क्या कह रहा है, खुली किताब होना means someone or something that is easy to know, जिसको जानना बहुत आसान हो, जिससे अंडरस्टैंड करना, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना बड़ा ही आसान, तो उसे कहते हैं एन ओपन बुक। तो मैं ओपन बुक हूं, मतलब मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, सबके बारे में हर कोई जानता है, एवरीबडी नोज अबाउट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ए गूज क्विल इज मोर डेंजरस देन ए लॉयंस क्लॉ। एक गूज मैंने बताया था ना, मेरी हंसिनी, हंस जो होता है उसकी वाइफ, हंस की वाइफ जो होती है वो हंसनी होती है, तो उसे कहते हैं गूज। और गूज क्विल तो मतलब हंस का जो ये पंख होता है, जिससे पुराने समय में लिखा जाता था। आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, जब लिखते हैं पुराने समय में, तो उस समय कलम तो होती नहीं थे, तो वो जो मोर के पंखों से, ये जो हंस के पंखों से लिखा करते थे, हंस के पंखों से इंक में डालकर, हंस के पंखों से जो लिखा करते थे, तो उस हंस के पंख को, उस हंस के पंख को क्विल कहा जाता है। आया समझ, उस हंस के पंख को क्विल कहा जाता है। तो कहता है गूज क्विल इज मोर डेंजरस देन ए लॉयंस क्लॉ। कहता है ये जो गूज क्विल, क्विल मतलब कलम, ये जो कलम है ना, ये लॉयंस क्लॉ, शेर के पंजे से ज्यादा खतरनाक होती है, शेर का पंजा। और
पढ़ेगा तो ताऊ हो जाएगा गंजा। ठीक है, जो कलम होती है इज मोर डेंजरस, वो ज्यादा खतरनाक होती है देन ए लॉयंस क्लॉ, ये शेर के पंजे से ज्यादा खतरनाक क्विल होती है। तो आप देखो यहाँ पे एक तराजू है, यहाँ पर एक वेह दे रखा है, तराजू के अंदर एक तरफ हमने क्या डाल रखा है, क्विल, और एक तरफ शेर का पंजा। तो अब वो क्या कह रहा है कि बेसिकली जो वजन होता है इसका ज्यादा होता है इसके मुकाबले। तुम शारीरिक रूप से बोल सकते हो ये बड़ा है, लेकिन वास्तविक रूप में इसकी ताकत ज्यादा है, इस क्विल की ताकत ज्यादा है। तो क्या कहता है, कलम, कलम जो है तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। भारी भारी पंजा हो सकता है लेकिन शक्तिशाली क्विल है, भारी पंजा हो सकता है लेकिन शक्तिशाली जो है वो क्विल है, कलम है। तो वो कलम की ताकत को बता रहा है, वो कलम की ताकत को बता रहा है कि कलम की ताकत ऐसी किसी को भी हिला के रख दे। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, तो यहाँ पे कि पेन्स एंड स्वर्ड्स आर इक्वली डेंजरस, पेन और स्वर्ड्स इक्वली डेंजरस होते हैं, वो नहीं होगा। राइटिंग और वर्ड्स कैन बी मोर हार्मफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ और वायलेंस, कि जो लिखना या शब्द जो होते हैं कैन बी मोर हार्मफुल, वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं देन फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक स्ट्रेंथ या वायलेंस के मुकाबले। नेक्स्ट, फिजिकल वेपन्स आर स्ट्रॉन्गर देन, ये तो गलती हो जाएगा, फिजिकल वेपन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहा है टूल्स के मुकाबले, ये गलत है कि पेंसिल सोर्स आर इक्वली तो बता ही नहीं रहा, वो तो इनको इसको ज्यादा ताकतवर बता रहा है, दोनों गलत। ए लोइंस स्ट्रेंथ कैन ओवर पावर एनी रिटन वर्ड्स, कि लोइन की जो स्ट्रेंथ है, ताकत जो है, कैन ओवर पावर एनी रिटन वर्ड्स, कि वो ओवर पावर कर सकती है रिटन वर्ड्स को। तो ये उल्टा हो गया, गलत तो आंसर है कि कोई राइटिंग या कोई शब्द जो होते हैं, शब्द ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ या वॉयलेंस से ज्यादा। आप हिंसा दिखाकर किसी को नहीं हरा सकते, लेकिन कलम की ताकत से किसी को हरा सकते हो। तो आंसर इसका बी जाएगा। नेक्स्ट, इन द फैमिली वे, इन द फैमिली वे इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट होना, गर्भवती होना, इसका मतलब हो जाएगा गर्भवती होना। अब इन द फैमिली वे ये क्या, एक्चुअली पुराने समय में ऐसा होता था, इवन आज भी है, आज भी गांव साइड में है, शहरों में भी परिवार है यार, परिवार में रहते हैं, बेटे बेटियां साथ साथ होते हैं, सब बेटे बेटियां भाई बहन साथ है। तो किसी को ऐसे बोलना कि भाई वो प्रेग्नेंट है या वो गर्भवती है, तो थोड़ा सा वो उसकी आस्था तो नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे, मोरली एथिक्स के हिसाब से थोड़ा गलत लगता है कि अपनी बहन बेटियों के सामने, हम अपनी बहन बेटियों के सामने अगर ये शब्द यूज कर रहे हैं कि गर्भवती होना या प्रेग्नेंट, तो थोड़ा सा अजीब फील होता है। ये आप अंडरस्टैंड करते होंगे, सभी अंडरस्टैंड करते होंगे। तो उस समय पर एक है ना, हिंदी में भी कुछ ऐसे हिंदी के शब्द थे जिससे गर्भवती होने को बताया गया, इंग्लिश में भी ऐसे कुछ शब्द है जिसके अंदर गर्भवती होने को बताया गया, सीधे सीधे प्रेग्नेंट नहीं बोला। तो परिवार के अंदर जब लोग बैठते थे ना, परिवार के अंदर जब लोग बैठते थे, अब इससे बता रहे कि वो ये बता रहा है कि मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, तो कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा, कैसे बताएगा पापा, अजीब लगेगा कि ये इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, फैमिली में बताएगा कैसे, किस तरह से जाहिर करेगा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो उसके लिए ये शब्दों का यूज हिंदी में होने लगा कि पांव भारी हो गए, पांव भारी हो गए, उम्मीद से होना। तो इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ प्रेग्नेंट को सीधे सीधे गर्भवती बोलने के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको समझा, गर्भवती या प्रेग्नेंट को समझाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में, इंग्लिश में होने लगा इन द फैमिली वे। इन द फैमिली वे हम किसे कहते हैं, शी इज इन द फैमिली वे, हम ये क्या कहते हैं, फैमिली वे। फैमिली वे मतलब कि अब वो फैमिली को बढ़ा रही है, जिस प्रकार से हमारी फैमिली बढ़ रही है, हम आगे बढ़े, ऐसी वो अपने फैमिली के वे में ही है, फैमिली के रास्ते में है, कि एक फैमिली बन रही है और उसी रास्ते में वो भी है, फैमिली बनाने के रास्ते। तो इंग्लिश में ऐसे कहते हैं इन द फैमिली में, तो प्रेग्नेंट या गर्भवती। एवरीवन वाज हैप्पी, कह रहा हर कोई खुश था, टू हियर दैट, ये सुनकर कि शी वाज इन द फैमिली वे, कि वो फैमिली वे में है, ये सुनकर हर कोई खुश था, मतलब कि वो गर्भवती है सुनकर हर कोई खुश था। तो ये एक मोरली एक यूफेमिज्म कहते हैं इसे, यूफेमिज्म। चलिए कितना अच्छा वर्ड आया, देखो बताते बताते। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म होता है कुछ अनवांटेड चीज को, कुछ अनवांटेड चीज को लीगली रिप्रेजेंट कर देना, कि मतलब कोई चीज हो सकता है सीधे सीधे बोल दो तो बुरी लगे, लेकिन किसी बुरी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोल देना। अब अगर कोई इंटरव्यू देने जाए और इंटरव्यू और वो फेल हो गया,
तो अगर इंटरव्यूअर उससे ये कह दे भाई क्या कहते हैं, उससे ये कह दे इंटरव्यूअर कहे उससे, ओए तेरे में नॉलेज नहीं, भाग यहाँ से, तेरे को नहीं दे रहे हम नौकरी। अब ये तो स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे मना करेंगे तो सब बुरा लग जाएगा। तो क्या करते हैं, वो यूफेमिज्म यूज करते हैं, कहते हैं कि हाँ सर ऐसा है कि आपको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया और आप जानते हैं कि देखो कितने सारे लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो सर हम उनमें से चुनेंगे, जो बेस्ट होंगे हम उसमें से चुनेंगे, तो आपको हम ओवर लिस्ट कर रहे हैं अभी, क्या कहते हैं, अब जो लिस्ट बनाई है, अब उसके अंदर हम सबको चुनेंगे, तब आपको बता देंगे, आपके पास कॉल आ जाएगा। वो कॉल कभी नहीं आता। तो वो उम्मीद में चला जाता है, तो इंसल्ट होके नहीं जाता है, आराम से चले जाता है। तो इसे कहते हैं यूफेमिज्म, इसे कहते हैं यूफेमिज्म। तो सीधे सीधे प्रेग्नेंट या गर्भवती बोले तो अजीब लगेगा, तो उसके लिए हमने क्या बोला, पाँव भारी हो गया, मिस होना या इन द फैमिली हो, तो इसे कहेंगे यूफेमिज्म। ठीक है, थोड़ी कड़वी बात को मीठे रूप में दे देना, थोड़ी सी कड़वी बात को मीठे रूप में दे देना, वो यूफेमिज्म। राइड द हाई हॉर्स, राइड द हाई हॉर्स। बेटा जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी इडियम फ्रेजेस है वो अब की कहावत नहीं है, वो सदी 400 500 इवन उससे भी ज्यादा पुराने समय की कहावतें हैं। कहते जो भी कोई उस समय पर ज्यादातर जो पूरा संसार था वो कृषि के ऊपर ज्यादा निर्भर करता था। ज्यादातर जो क्या कहते हैं, पूरा संसार कृषि पर ज्यादा निर्भर करता था, तो लोग कृषक ज्यादा होते थे। लेकिन जो लोग महलों से जुड़े होते थे, राजाओं से जुड़े होते थे, तो जो अच्छे मंत्री वगैरह होते थे अच्छे पद पर, तो उन्हें ऊंचे ऊंचे घोड़े दिए जाते थे, और जब वो उन घोड़े पर बैठते थे ना तो सबको दिखाते थे, देख घोड़ा मिला है मुझे वहां से, घोड़े पे चल रहा है। तो वो थोड़ा रोब जमा के, थोड़ा सा मतलब ऐसे अकड़ में, तो क्या करे, घमंड दिखा। तो क्या कर रहे, राइड द हाई हॉर्स, ऊंचे पर घोड़े पे बैठा तो घमंड दिखा रहे। तो उस समय पे जब लोगों को घोड़े दिए जाते थे, जो राजा महाराजा महलों से जुड़े होते थे, तो जब वो ऊंचे घोड़े पे बैठते थे, लोगों को वो घमंड दिखाते थे, ऊंचे घोड़े पे बैठते थे तो लोगों को घमंड दिखाते थे। तो अब यहाँ पे क्या, अब आज के समय पे जो लोग ऊंची पोस्ट पे होते हैं तो नीचे लोगों को घमंड दिखाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो गरीब लोगों को घमंड दिखाते हैं अपने पैसे का, ऊंची पोस्ट पे होने का, ज्यादा पैसा होने का। तो राइट द हाई हाई हॉर्स यही हो गया, दूसरों पर रोब जमाना या घमंडी व्यवहार करना, ऊंचे घोड़े पर बैठना। और आई कहां से कहावत, जैसे मैंने बताया कि महलों से जुड़े हुए लोगों के साथ लोगों को हॉर्स दिए जाते थे, और जब वो मार्केट से निकलते तो बड़े घमंड में निकलते थे, देख मेरे पास घोड़ा है, तुम सब पैदल, ऐसे। ये निकल गया बिकम एरोगेंट, एरोगेंट थोड़ा सा एरोगेंट होता, थोड़ा जिद्दी होना, एरोगेंट होना, र्यूड हो जाना थोड़ा सा, तो ये अपियर एरोगेंट, तो ये एकदम नियर मीनिंग है इसका। 71 का बी। नेक्स्ट 72, पेंट द टाउन रेड, टाउन को रेड कर देना। एक्चुअली ये कहावत आई, इसका जो मीनिंग है वो मैं पहले बता दूं, टू हैव ए लिवली टाइम, मतलब बड़े मस्ती करना, मौज मस्ती करना भाई। ये कहावत कहां से आई, कह रहे कुछ 4-5 दोस्त थे, 4-5 दोस्त थे यूरोप के अंदर, वो एक शहर के अंदर, उन्होंने क्या करे, उन्हें पार्टी करनी थी, वीकेंड्स पर पार्टी करनी थी, उन्होंने दारू पी, और दारू पी के पूरे शहर के अंदर घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, अरे चगने पड्डे नवदे किल्ली। तो उन्हें किसी को वो पेंट और एक वो मिल गया, क्या कहते हैं, ब्रश, और वहां पे जो पेंट था उसमें रेड पेंट था, उन्होंने लिया मस्ती में, मतलब नशे की हालत में, पूरे शहर को जहां जहां से गुजरे उन गलियों को उन्होंने मतलब मस्ती में एंजॉय करते समय करते हुए पूरे पेंट को, पूरे टाउन को रेड पेंट से रंग दिया, सारे घरों के आगे, दरवाजों के ऊपर, है ना, जो भी उन्हें नजर आ रहा था। तो पेंट के अंदर सब देख रहे हैं कि अरे भाई इस एरिया के अंदर तो रेड 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 हो रहा है। फिर पता चलता है कि ये 4-5 लोग थे, वो मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरे टाउन को रेड कर दिया। तो बस, तो टाउन को पूरे टाउन को रेड पेंट कर देना मतलब खूब मौज मस्ती करना, जश्न में डूब जाना। आगे समझ में, पूरे टाउन को जश्न में उन्होंने मतलब मनाते समय रेड पेंट में डुबो दिया, रेड पेंट के अंदर डुबो दिया पूरे शहर को। नेक्स्ट, टर्न ए डेफ ईयर, कि मतलब एक टर्न ए डेफ ईयर, कि एक आदमी था, उसका एक कान तो जो था उससे सुनाई देता था, और दूसरे कान से सुनाई नहीं देता था, और जब उसे कुछ सुनना होता था तो वो इस कान को आगे करता था, हाँ भाई बता क्या कह रहा है, बता बता क्या कह रहा है। और जब उसे किसी बात को इग्नोर करना होता था तो अपना जो बहरा कान होता था, डेफ ईयर, बहरा, हाँ अब बता, अब तो बता क्या असर ही पड़ना है, तब तो बता देते। जब कोई बात का असर ही नहीं पड़ना तो हम हिंदी में कहते हैं, अबे तेरे कान पे तो जू ही नहीं रेंग रही थी, हम तेरे से कितनी बार कह रहे हैं कि ये काम कर ले,
तो इसी को कहते हैं कान पर जूं न रेंगना, टर्न ए डेफ ईयर, कि किसी के आगे अपना बहरा कान रख देना। तो मतलब हमने बहरा कान रख दिया कि अब तू मुझे कुछ भी बोल ले, मुझे उस बात का फर्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे वो बात माननी ही नहीं। तो पेड नो हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, हीड का मतलब होता है ध्यान देना। और हीडलेस क्या होता है, ध्यान ना देना। ये हो जाएगा हीड, और हीडलेस ध्यान ना देना। तो कह रहा है द अथॉरिटीज टर्न ए डेफ ईयर, कि अथॉरिटीज ने अपना बहरा कान आगे कर दिया, मतलब अथॉरिटी के कान पे तो जूं तक ना रहेंगी। टू विलेजर्स कंप्लेंट, जो कंप्लेंट ने विलेजर्स ने कंप्लेंट करी तो उनके कान पे जूं तक ना रहेंगी। जैसे कल कल कांग्रेस पार्टी का वो था, भाई फोड़ दिए सबके सर, फोड़ दिए, भागो यहाँ से। अब गवर्नमेंट के ऊपर तो कोई जूं तक नहीं रहेंगी, यही बोल रहा है वो भी। ये हुआ कि टर्न डेफ ईयर टू, कि उन्होंने तो अपना डेफ ईयर आगे कर दिया कि चल भाग जाओ, तुम्हारी बातें नहीं सुननी, भाग लो यहाँ से, पीट पीट के भगा दिया। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तो देखो वर्ड के, एक वर्ड के दो मीनिंग हो जाते हैं। पिलर का मतलब जो होता है वो होता है खंबा, पिलर का मतलब होता है खंबा, और पोस्ट का मतलब जो बताया गया है वो बताया गया स्तंभ, स्तंभ। कहता है एक समय की बात है कि एक आदमी को लेटर दिया गया था कि जा तू यार ये लेटर दिया कि यहाँ पर डालिया, तो वो कभी पिलर के पास जाता, कभी पोस्ट के बाद पास, कभी इधर जाता, कभी इधर, कभी इधर जाता, कभी इधर। तो वो क्या कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर इधर, इधर से इधर। तो ये इधर से उधर, इधर से उधर से जो भाग दौड़ करना होता है, उसी को कह रहे दर दर की ठोकरें खा, और काम ना बने। जब इंसान इधर से उधर खूब जाए और काम ना बने, तो यही हो जाएगा फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो आंसर हो जाएगा मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से पहली जगह पे, दर दर भटकना, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। कि मैंने नौकरी के लिए आई हैव अप्लाइड एवरीवेयर एंड आई वेंट पिलर टू पोस्ट टू गेट ए जॉब, जॉब लेने के लिए मैंने पिलर टू पोस्ट पूरा पूरा ट्राई किया। ही वेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, वो पिलर टू पोस्ट गया टू गेट हिज पासपोर्ट अप्रूव, अपने पासपोर्ट को अप्रूव कराने के लिए वो पिलर टू पोस्ट, मतलब उसने दर दर की ठोकरें खाई कि मेरा पासपोर्ट जो है अप्रूव हो जाए। नेक्स्ट, ग्रीस समवंस पाम। ग्रीस क्या होता है बेटा, जो हमारे गाड़ियां जो होती हैं, जो स्मूथली रन करती हैं, जो उसके पार्ट रन करते हैं, उसमें ग्रीस लगता है। वो एकदम चिकना ऑइंटमेंट होता है, एकदम चिकना ऑइंटमेंट होता है, जिससे अगर वो ग्रीस ना हो तो गाड़ियों से आवाज ज्यादा आएंगी। जो हमारे ये पंखा चल रहा है, इसमें मोटर है, उसमें ग्रीस है, अगर ग्रीस खत्म हो जाएगी तो पंखे में से ज्यादा आवाज आएगी। समझ रहे, तो वो चलता है ग्रीस। तो अब कहते हैं कि अगर किसी मोटर के अंदर ग्रीस डल जाए तो वो इजीली काम करने लगती है। किसी भी डिवाइस के अंदर अगर ग्रीस डल जाए तो वो स्मूथली रन करने लगता है। तो कहता है इसी प्रकार से अगर किसी की हथेली पर ग्रीस लगा दो तो उसकी वो काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीस का मतलब है रिश्वत लेना, ये काम नहीं हो रहा तो ग्रीस इस पाम की, उसकी पाम पे ग्रीस लगा दो, मतलब उसको रिश्वत दे दो, रिश्वत दे दोगे तो काम हो जाएगा। तो ये यही हो जाएगा, घूस खिलाना, रिश्वत देना, ग्रीस सम्बन्स पाम, कि किसी की पाम पर ग्रीस लगाना। तो जिस प्रकार से ग्रीस गाड़ियों को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, उसी प्रकार से ग्रीस अगर पाम पे लग जाए तो काम होने में आसानी हो जाती है। और पाम पर ग्रीस का मतलब है रिश्वत देना, पाम पर ग्रीस का मतलब है रिश्वत देना। आंसर ब्राई। डन। तो देखो बेटा ये क्या कहता है, ही ट्राइड टू ग्रीस द ऑफिसर्स पाम, उसने ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करी, टू गेट द लाइसेंस क्विकली, कि लाइसेंस जल्दी मिल जाए, उसने रिश्वत देने की कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 25 आज और ढंग से क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले 25, नेक्स्ट 25 एंड लास्ट 25, 76 टू 100 में कल की क्लास में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, बने रहे, जुड़ी रहे, और संस्कारम के चैनल को आप शेयर जरूर करें, ठीक है, इधर उधर शेयर जरूर करें। थैंक यू, आपका सहयोग जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।